नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा चौहान। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का विषय बेहद खास और जरूरी है क्योंकि हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। आप में से कई लोग वक्फ बोर्ड का नाम तो जरूर सुने होंगे, लेकिन शायद आपको इसके काम, जिम्मेदारियां और महत्व के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। हाल ही में वक्फ बोर्ड से जुड़ी खबरें सुर्खियों में हैं, जैसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को भंग करना, दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले का मामला और वक्फ बोर्ड पर हो रहे विवाद। ये सभी घटनाएं वक्फ बोर्ड के महत्व और इसकी चुनौतियों को लेकर गंभीर चर्चा का विषय बन गई है। दोस्तों, आज हम वक्फ बोर्ड के बारे में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश है। वक्फ बोर्ड वो संस्थान है जो अल्लाह के नाम पे दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। जैसे इस्लाम मजहब बनाने वाले अब जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात में देते हैं तो वो संपत्ति तभी से वक्फ कहलाती है। जकात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। यह मुसलमानों द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाने वाला दान है। जकात में दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता। उससे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड को दी जाती है। यह संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसे खरीदना, बेचना, किराए पर देना आदि। एक बार यदि कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड को कुछ दे देता है तो फिर उसके बाद उस संपत्ति को कभी वापस नहीं ले सकता। वक्फ बोर्ड उसे चाहे जैसे भी इस्तेमाल करता है। आज़ादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 नेहरू सरकार लेकर आई थी। साल 1995 में एक्ट में कुछ संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति दी गई और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन पर अक्सर विवाद होता रहता है। आपको बता दें कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया वक्फ बोर्डों की देखरेख करता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत की गई थी। यह केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ 32 स्टेट बोर्ड्स है। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बात करें वक्फ बोर्ड के सदस्यों की तो इसमें शीर्ष पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं। जैसे एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से 1 या 2 नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम MP, मुस्लिम वकील, मुस्लिम IAS, इस्लामी स्कॉलर, टाउन प्लानर और इसके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतवल्ली भी होता है। मुतवल्ली एक इस्लामी शब्द है जो मुख्य रूप से वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ है। मुतवल्ली उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे वक्फ की संपत्ति, देखभाल और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। यह एक ट्रस्टी के समान भूमिका निभाता है। पिछले दिनों खबरें आई थी कि वक्फ बोर्ड और रेल सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनता जा रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में है। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटका में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। बीते दिनों वक्फ के नाम पे एक वक्फ बोर्ड में जोड़ी गई संपत्तियों पर बहुत सवाल उठे हैं। यूपी जैसे राज्यों में तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जांच के लिए राज्य सरकार जांच के आदेश भी दे चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक करार देने के लिए एक याचिका डाली गई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि इस मामले में याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं हुए।
याचिका डालने वाले अश्विनी उपाध्याय इसकी संवैधानिक मान्यताओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं, वक्फ के नाम पर भारतीय संविधान में एक शब्द नहीं है। सरकार ने 1995 में वक्फ एक्ट बनाया और ये सिर्फ मुस्लिम के लिए बना दिया। उन्होंने पूछा कि जब संविधान में ही ऐसा शब्द नहीं था तो वक्फ एक्ट बना कैसे। इसमें मुस्लिम विधायक, एमपी, वकील, आईएएस, स्कॉलर और टाउन प्लानर और एक मुतवल्ली होता है, मगर जो इसका पूरा खर्च होता है वो पूरा का पूरा जनता के टैक्स से दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार मस्जिद मज़ारों से पैसे ही नहीं लेते और वक्फ पर उसके सदस्यों के वेतन में पैसे खर्च करेंगे तो ये आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड 1995 के जरिए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई है। उन्हें अधिकार दे दिया गया है कि उनके सब धार्मिक संपत्तियों से जुड़े मामले ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएंगे। वो सवाल करते हैं कि देश में इतनी ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है, ऐसे में अगर वक्फ जाकर किसी संपत्ति पर दावा ठोकता है तो लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, तब जाकर सुनवाई होती है, जबकि बाकी धर्मों के मामले आराम से सिविल कोर्ट में सुन लिए जाते हैं। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है कि किसी भी अन्य धर्म की संपत्ति से जुड़े मामलों पर सिविल कोर्ट सुनवाई कर लेता है, जबकि अगर किसी वक्फ की संपत्ति का विवाद है तो केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनी जाती है। यानी अगर वक्फ कभी कहता है कि किसी गैर इस्लामी शख्स की जमीन भी उसके हिस्से में आती है तो उस व्यक्ति को ट्रिब्यूनल कोर्ट जाकर शिकायत करनी पड़ती है और देश में इन कोर्टों की संख्या मात्र 14 है। वहीं अगर यह विवाद किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से जुड़ा है तो बड़े आराम से मामला सिविल कोर्ट में सुना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामी देशों तक में नहीं है, फिर चाहे वो तुर्की हो, लीबिया, सीरिया या इराक ही क्यों ना हो। लेकिन भारत पे मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालात ऐसे हैं कि इन्हें देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जा रहा है। इसके पास अकूत संपत्ति है। आशा है वक्फ की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह के और रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।